हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज की क्लास में हम एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2025 की 7 नवंबर 2025 को जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसकी शिफ्ट 1 में जो क्वेश्चन आए थे उनको डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है द प्राइस ऑफ राइस राइजेस फ्रॉम 40 kg टू 50 रुपीज़ पर kg, व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज। आपसे कह रहा है चावल की कीमत 40 रुपये प्रति किलो से बढ़कर 50 रुपये प्रति किलो हो गई, तो वृद्धि का प्रतिशत क्या है। तो 40 से 50 रुपये हो गई तो कितनी बढ़ गई है, 10। कितने पे बढ़ गया है, किस पे निकालते हैं, जो ओरिजिनल कीमत रहती है उस पर, इंटू 100। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, यहाँ से 4 बार और 4 का इसमें काटेंगे कितना आ जाएगा, 25%, यानी कि चावल की कीमत कितनी बढ़ गई, 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एक राज मिस्त्री दो त्रिभुजाकार फ्रेम एबीसी और पीक्यूआर की तुलना करता है। उसमें क्या है, ए बी बराबर पी क्यू है, बी सी बराबर क्यू आर है तथा एंगल बी पर कोण समान है। इसका त्रिभुजों के बारे में क्या तात्पर्य है। क्वेश्चन में कह रहा है दो त्रिभुज हैं ए बी सी और पी क्यू आर, ये मैंने बना दिए दो त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर। अब क्वेश्चन में कह रहा है आपसे ए बी पी क्यू के बराबर है, यानी कि ए बी और पी क्यू कैसी हैं, बराबर हैं। आपसे कह रहा है बी सी क्यू आर के बराबर है, बी सी क्यू आर के बराबर है। साथ ही इनका ये बीच का जो एंगल है, एंगल बी ये दिया है, बी पर कोण समान है। ठीक है, ये बी पर कोण समान है, यानी कि ये वाला कोण और आपका ये वाला कोण क्या है, समान है। तब आपसे क्वेश्चन में पूछा है त्रिभुजों के बारे में क्या तात्पर्य है। ऐसे एस द्वारा सर्वांग सम, ऐसे एस द्वारा समान, दोनों समकोण। देखिए समकोण तो है नहीं 90 डिग्री के। देखिए जब भी त्रिभुज में दो साइड बराबर हो और उनके बीच का एंगल बराबर हो, यानी कि साइड और उनके बीच का एंगल बराबर, साइड एंगल साइड, तो ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, सर्वांग सम हो जाते हैं। तो आपको याद रखना है सर्वांग सम की ये कंडीशन भी है कि अगर दो साइड बराबर हो और उनके बीच का एंगल बराबर हो तो त्रिभुज कैसे हो जाते हैं, सर्वांग सम हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है इन गवर्नमेंट स्कूल मार्क्स आउट ऑफ 100 इन मैथ फॉर 10 स्टूडेंट आर, दिए हुए हैं आपको कि एक स्कूल में गणित में 10 छात्रों के अंक दिए हुए हैं आपको, 40, 45, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85। माध्य का स्कोर पूछा है आपसे। क्या पूछा है, माध्य का मतलब मीडियन पूछा है। तो मीडियन निकालने के लिए क्या करते हैं हम, मीडियन मतलब होता है मिडिल टर्म। ठीक है, तो मिडिल टर्म निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो भी हमें डेटा दिया हुआ है उसको बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करते हैं। तो यहाँ देखो 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, ये पहले से ही बढ़ते हुए क्रम में लिखा हुआ है, तो हमें इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखने की जरूरत नहीं है। अब हमें क्या निकालना है, माध्यिका निकालनी है। क्या निकालनी है, मीडियन। तो मीडियन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, बीच का नंबर चाहिए। यहाँ कितने छात्र हैं, 10 छात्र हैं, यानी एन की वैल्यू कितनी है, 10। ठीक है, देखिए अगर एन की जगह अगर 9 होते, ठीक है, तो 9 में हम आसानी से निकाल लेते मिडिल टर्म। जैसे 3 हो, विषम संख्या हो तो 3, जैसे 1, 2, 3। मैं आपसे पूछूं इसका मिडिल टर्म क्या है, तो ये क्या है मिडिल टर्म, 2। ऐसी मैं 9 संख्याएं दी हूं तो मिडिल टर्म कितना हो जाएगा, 9 + 1/2, यानी कि जो आपकी 5वीं संख्या होगी वही क्या हो जाएगी, मिडिल टर्म। अब हम इसमें देखेंगे मिडिल टर्म हमारा कौन सा है। ठीक है, तो एन की वैल्यू कितनी दी है, 10। तो मिडिल टर्म निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले n/2 टर्म देखते हैं। ठीक है, फिर क्या देखते हैं, n/2 + 1 टर्म देखते हैं, उनका क्या ले लेते हैं, एवरेज। तो n/2 यानी कि n की वैल्यू कितनी दी है, 10 का आधा कितना, 5वां टर्म देखेंगे पहले, 1, 2, 3, 4, 5, ये हो गया आपका 5वां टर्म। फिर 5 में से एक ज्यादा, फिर क्या देखेंगे, छठा टर्म, और इन दोनों का क्या ले लेंगे, एवरेज, यानी कि 60 + 65/2 कितना हो जाएगा, 60 और 65, 125/2, 62.5। देखिए 60 और 65 हमारे क्या हो गए, ये मिडिल टर्म हो गए। अगर आप देखेंगे, देखिए इसके पीछे भी कितने टर्म है, 4 टर्म है, और इसके आगे भी कितने टर्म है, 4, यानी कि ये दोनों क्या है, मिडिल टर्म है। तो हमारी माध्यिका क्या आ जाएगी, 62.5। जैसे मैं आपसे कहूं कि आपको संख्याएं दी हुई हैं 4, आपको संख्याएं दी हुई हैं जैसे 4, 5, 6, 7, 8। मैं आपसे कहूं इनका मिडिल टर्म क्या है, तो मिडिल टर्म क्या है, 6।
यानी कि मीडियन आपकी क्या हो जाएगी 6, यानी कि मीडियन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए रहता है, मिडिल टर्म चाहिए रहता है, यानी कि जो हमारा तीसरा टर्म है वो मिडिल टर्म है। जैसे यहाँ पे देखें अगर हम, तो n की वैल्यू कितनी दी है, 5 टर्म है, तो n की वैल्यू कितनी दी है 5, तो हमारा जो मिडिल टर्म होगा वो कितना होगा n+1/2, यानी कि 5 और 1 6, यानी कि थर्ड टर्म, यानी कि जो भी तीसरा पद होगा वही हमारा माध्यिका हो जाएगी। तो 1 2 3, यानी कि तीसरा पद क्या है 6, तो हमारी क्या हो जाएगी माध्यिका। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है 20 और 30 के वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु हम कैसे ज्ञात करेंगे। मध्य बिंदु निकालना है तो 20 और 30 का मध्य बिंदु क्या होता है 25 रहता है। 25 कैसे आएगा, क्या करते हैं मध्य बिंदु निकालने के लिए दोनों को जोड़ के उनका क्या ले लेते हैं एवरेज। तो 20 + 30/2 ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, एक बेलन का कुल सतह का क्षेत्रफल 440 वर्ग सेंटीमीटर है। टोटल सरफेस एरिया आपको दिया है 440 वर्ग सेंटीमीटर। आपको रेडियस दी है कितनी 7 सेंटीमीटर। आपसे क्या पूछी है, हाइट पूछी है। तो हाइट कैसे निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया हमको दिया हुआ है। टोटल सरफेस एरिया, बेलन का टोटल सरफेस एरिया क्या रहता है 2πr r+h। टोटल सरफेस एरिया आपको दिया हुआ है कितना 440, ये बराबर है 2 पाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 22/7 इंटू आर की वैल्यू आपको कितनी दी है 7 और 7 + h। इसको सॉल्व कर देंगे, देखिए 7 से 7 कैंसिल, 22 दूनी 44 से कितनी बार कट जाएगा 10 बार, यानी कि 10 बराबर कितना आ गया 7 + h। तो यहाँ से h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 में से 7 जाएंगे कितना जाएगा 3, यानी कि हमारी हाइट कितनी निकल के आ गई 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन में आपसे कह रहा है एक वृत्त के केंद्र से जीवा तक की दूरी को क्या कहते हैं। जैसे कोई वृत्त है उसमें एक केंद्र है, केंद्र से जीवा तक की दूरी कैसी रहती है, हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहती है। इसी को क्या कहते हैं लंबवत दूरी, यानी कि वृत्त के केंद्र से जब भी आप जीवा पे की दूरी देखेंगे तो हम कैसी दूरी लेते हैं हमेशा लंबवत दूरी, तो क्या आएगी लंबवत दूरी। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए अगर इसमें मैं और ऑप्शन देखूं तो त्रिज्या आपको पता ही है, केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है त्रिज्या कहलाती है, और परिधि क्या कहलाती है चारों ओर की बाउंड्री कहलाती है किसी सर्किल में। और व्यास क्या रहता है, व्यास कहलाता है केंद्र से जब हमें वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो केंद्र से होकर जाए उसी को हम क्या कहते हैं वृत्त का व्यास। हमारा आंसर कितना हो जाएगा लंबवत दूरी, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एक त्रिकोणीय खेत में एक बाह्य कोण 130 डिग्री दर्शाया गया है, उसका विपरीत आंतरिक कोण आपको 60 डिग्री दिया हुआ है, तो एक अन्य आंतरिक कोण क्या होगा। देखिए क्वेश्चन में आपसे कह रहा है एक त्रिभुज है ऐसे, इसमें आपको एक बाह्य कोण दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 130 डिग्री, और आपसे एक आंतरिक कोण दिया हुआ है, ये एक आंतरिक कोण ये हो गया, इसका एक आंतरिक कोण ये हो गया, ठीक है। उसमें विपरीत लिखा है, विपरीत मतलब इसके जस्ट सामने वाला लेना है हमको, ठीक है। तो इसके एक सामने वाला कोई भी एक कोण दिया हुआ है आपको कितना 60 डिग्री, तो आपसे पूछा है दूसरा आंतरिक कोण बताना है, यानी कि इसकी वैल्यू बतानी है। तो हमको याद रखना है हमेशा इसी त्रिभुज में जो बाह्य कोण होता है वो आंतरिक सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है, यानी कि जो 130 होगा वो इन दोनों कोणों के क्या होगा योग के बराबर, यानी कि ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ के क्या आना चाहिए 130 डिग्री, यानी कि कितनी डिग्री आ जाएगा 70 डिग्री, ठीक है। ये अगर आपको पता है तो आप ऐसे कर सकते हैं, अगर मान लो सपोज आपको ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो पेपर में आप कैसे करेंगे, देखिए पेपर में कैसे करेंगे, जैसे आपको ये पता है 130 डिग्री है, ये वाला एंगल दिया आपको 60, ये वाला आपसे पूछा है एंगल कितना होगा, तो हमें पता है अगर 130 है तो ये कितना डिग्री हो जाएगा, एक सीधी स्ट्रेट लाइन है तो कितने डिग्री का हो जाएगा 50 डिग्री का। पूरी स्ट्रेट लाइन कितने का रहता है 180 डिग्री का, तो ये कितना हो गया 50 डिग्री। 60 और त्रिभुज के तीनों कोणों का ये कितना रहता है 180, तो 60 है 50 है 110, तो ये कितना आ गया 70 डिग्री। आप ऐसे भी कर सकते हैं, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 70 डिग्री। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन में कह रहा है एक बस 240 किलोमीटर की दूरी को 6 घंटे में तय करती है, तो उसी चाल से 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी। तो हमको क्या बताना है टाइम, टाइम क्या रहता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हमको दूरी दी हुई है 300 किलोमीटर, इसको ही तय करना है हमको, लेकिन हमें क्या, हमको अगर स्पीड पता चल जाए तो हम बता देंगे, स्पीड हम यहाँ से निकाल लेंगे। स्पीड बराबर क्या रहता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमको कितनी दी है 240 किलोमीटर की दूरी आप 6 घंटे में तय कर रहे हैं, तो यानी आपकी स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर। या आपको एस की वैल्यू आ गई वो हम यहाँ रख देंगे,
बटे 40, इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 30 बटे 4 7.5 घंटे आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यानी कि आप 300 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेंगे, 7.5 घंटे में। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है एक स्कूल के पास कुल 2058 किताबें हैं और वे 42 छात्रों के बीच ऐसी संख्या में बांटते हैं कि प्रत्येक छात्र को एक पूर्ण वर्ग संख्या में किताबें मिले। प्रत्येक छात्र को कितनी किताबें मिली आपको बताना है। प्रत्येक छात्र को कैसी किताबें मिली, पूर्ण वर्ग संख्या में। तो हम बता देंगे 42 छात्रों में हमने 2058 किताबें बांटी, तो एक छात्र को कितनी मिलेंगी, भाग दे देंगे, 2058 का 42 से भाग दे देंगे, कितनी बार जाएगा भाग अगर हम देंगे, देखिए 42 से इसको काटें कितनी बार कट रहा है, 42 से 4 बार, 42 चौको 168, 32 और 5 37 बचा, फिर 42 नम्मा 378, यानी कि एक छात्र को कितनी किताबें मिलेंगी, 49। 49 कैसा भी पूर्ण वर्ग भी है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 49। आपसे कह रहा है इसको सॉल्व करना है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 9 - 5 इंटू 3 + 7 और डिवाइड बाई क्या दिया है आपको, 2 दिया है। इसको आपको सॉल्व करना है। तो आपको आपने पढ़ा होगा कि सबसे इस टाइप की जो इक्वेशन रहती है उनको सॉल्व करने के लिए क्या लगाते हैं, बॉड मास का नियम लगाते हैं। बॉड मास में सबसे पहले हम क्या सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट, फिर ऑफ मतलब का, डी से डिवीजन होता है भाग, फिर मल्टीप्लिकेशन गुणा, फिर एडिशन मतलब जोड़, और सब्सट्रैक्शन मतलब घटाना। सबसे पहले हम क्या सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 9 में से 5 जाएगा 4, इंटू 7 और 3 कितने हो जाएंगे 10, भागित 2। उसके बाद हम क्या करते हैं, ऑफ तो है नहीं यहाँ पे, फिर क्या करते हैं, भाग सॉल्व करते हैं, डिवीजन। डिवीजन सॉल्व करेंगे तो 4, 10 में 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 5, मैं इसको सॉल्व कर देंगे कितना आ जाएगा हमारा आंसर 20। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है एक राशि को 9% साधारण ब्याज की दर पर आपने 5 वर्षों के लिए निवेश किया और आपको टोटल ब्याज कितना मिला है, 6,750 रुपए। आपसे कह रहा है निवेश की गई राशि हमको बतानी है, यानी कि प्रिंसिपल हमको बताना है। ठीक है, हमको पता है कि साधारण ब्याज जो है हर साल बराबर मिलता है, इक्वल मिलता है। यानी कि एक साल में अगर 9% मिला है तो 2 साल में 18%, ऐसी 5 साल में कितना मिला होगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला होगा, 45% मिला होगा। एक साल में 9% मिलता है तो 5 साल में कितना मिला होगा, 45%। इसी 45% और आपको क्वेश्चन के हिसाब से मिला कितना है, 6,750 रुपए। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, निवेश की गई राशि। तो निवेश की गई राशि मूलधन हमेशा कैसा रहता है, 100%। आपसे किसकी वैल्यू पूछिए, 100% की वैल्यू पूछिए, 45% की दी है, तो आप कैसे निकालेंगे, 1% की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 6,750 बटे 45, 100% की पूछिए इंटू 100, इसको सॉल्व कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। किससे कट रहा है, काट लेंगे हम इसको, देखिए किससे कट रहा है, 15 से कट रहा है कि, हाँ 15 से कट रहा है, 15 × 3 = 45, 15 चौको 60 और 15 × 5 = 75, 450 बार। फिर इससे काटेंगे इसको, फिर कितनी बार कट रहा है, 3 से 15 बार, 150 बार। यानी कि हमारा आंसर कितना आ गया, 15,000 रुपए। यानी कि हमारा मूलधन कितना आ गया प्रिंसिपल, 15,000 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है एक व्यापारी जो है वो 12 पेन बेचता है, उसे जितना लाभ होता है वह 4 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी कि जो उसको लाभ हुआ है 12 पेन बेचने पर वो 4 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर हुआ है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताना है। ठीक है, हमने मान लिया एक पेन 1 रुपए का है, ठीक है, तो 12 पेन उसने 12 रुपए के बेचे होंगे। 12 पेन कितने के बेचे होंगे, 12 के। लेकिन उसको 4 पेन का लाभ हुआ, किस पे, विक्रय मूल्य पे हुआ। यानी कि आपने 12 रुपए में कोई चीज बेची और आपको 4 रुपए का लाभ हुआ, किसका, 4 रुपए का। तो यानी कि वो आपको पेन कितने के पड़े होंगे, जो आपके घर से कितने पेन गए, एक 4 पेन का लाभ हुआ है आपको 12 पे, तो यानी कि पेन कितने के पड़े होंगे, 8 के। और आपको प्रॉफिट कितने का हुआ है, 4 का। तो आपसे क्या पूछा है, लाभ प्रतिशत पूछा है, तो हमें 4 का लाभ हुआ है और कैश पे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं, क्रय मूल्य पर। तो 8 × 100%, तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, ये 50%। 4 से 2 बार कट जाएगा, 2 से 150 बार कट जाएगा, 50% का क्या हुआ, आपको लाभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 3 संख्या है ए बी सी। ए बी सी का आपको क्या दिया हुआ है, औसत दिया हुआ है 48। ए बी सी, ए और बी का औसत दिया है 45, बी और सी का औसत कितना दिया, 49। बी का मान आपसे पूछा है। देखिए हमको सम निकालना हो, क्या करते हैं हम, एवरेज होता क्या है, एवरेज होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन
सॉरी एवरेज क्या रहता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, उल्टा बोल दिया मैंने, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो हम सम निकालने के लिए क्या करेंगे, सम निकालने के लिए क्या क्या करेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो दिए हो हमको एवरेज से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि अगर तीन संख्याओं का औसत हमको दिया है 48, तो तीन संख्याओं का सम कितना आ जाएगा, अगर मैं सम पूछूं आपसे तो 3 गुणा 48 यानी कितना आ जाएगा 144 आ जाएगा। ऐसे ए और बी का औसत आपको दिया है कितना 45, तो इनका सम कितना आ जाएगा ए और बी का 45 दूनी 90 आ जाएगा। ऐसे ही बी और सी का औसत आपको दिया है कितना 49, तो इनका सम मैं आपसे पूछूं तो कितना आ जाएगा 98। आपसे क्या पूछा है, बी का मान पूछा है, तो बी का मान हम बता देंगे। देखिए ए और बी का कितना दिया है 90 दिया है, ए और बी का कितनी दी है 90, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 144 में से 90 माइनस करेंगे कितना आ जाएगी 54, यानी कि बी की सी की वैल्यू हमको पता चल गई कितनी है 54 है। तो बी और सी की मिला के कितनी है 98, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 98 में से 54 घटाएंगे कितना आ जाएगा 44, यानी कि बी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 44। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन में कह रहा है x माइनस वाई आपको दिया है 10, एक्स वाई दिया है 48, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पूछा है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या रहता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। हमको x माइनस वाई की वैल्यू तो दी है 10, अगर हमको x प्लस वाई पता चल जाए तो हम बता देंगे। तो x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है हमको। तो x प्लस वाई की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, इसमें x फॉर्मूला रहता है x प्लस वाई का स्क्वायर बराबर रहता है x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस 4x वाई। तो x प्लस वाई का स्क्वायर कितना आ जाएगा यहाँ से, अगर हम देखेंगे तो x माइनस वाई का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर प्लस 4xy, xy की वैल्यू कितनी थी आपको 48, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 100 प्लस 192 यानी कितना आ गया 392। x प्लस वाई का स्क्वायर कितना आ गया 392, 392 को हम क्या लिख सकते हैं 4 गुणा 73। यहाँ से हम अगर अंडर रूट लेंगे तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से निकल के 4 का अंडर रूट कितना आ जाएगा 2 और 73 का अंडर रूट कितना आ जाएगा अंडर रूट 73, यानी कि हमने यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू निकाल ली 2 रूट 73। इसको हम गुणा कर देंगे, 10 का 2 में गुणा करेंगे 20, यानी कि हमारा आंसर कितना आ गया 20 रूट 73। ऑप्शन नंबर सेकंड नंबर सही है। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया है 660 वर्ग सेंटीमीटर, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, कर्व सरफेस एरिया आपको कितना दिया 660 सेंटीमीटर, आपको रेडियस दी है 10। तो आपसे पूछिए शंकु की तिर्यक ऊंचाई, बता देंगे हम। शंकु का कर्व सरफेस एरिया क्या रहता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, एल यहाँ पे क्या रहती है तिर्यक ऊंचाई, ये आपको दिया है कितना 660, पाई की वैल्यू कितनी रहती है 22/7, आर कितनी दी है आपको त्रिज्या 10, एल आपको निकालना है, इसको सॉल्व कर देंगे हम। 22 से 22 दूनी 22 का 10 में गुणा करेंगे 220 और 220 से कितनी बार कट जाएगा 3 बार, 7 की यहाँ गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 21, यानी कि एल की वैल्यू कितनी आ गई, तिर्यक ऊंचाई आपकी 21 सेंटीमीटर। चलिए दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था, अब हम आगे की शिफ्टों में आए हुए क्वेश्चंस को अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आप कोई अपना सजेशन देना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।